ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं फसल प्रणाली और वर्षा जल संचयन की, और फसल प्रणाली पर विस्तृत जानकारी हम हासिल कर चुके हैं हमारे विशेषज्ञ से। अब बारी आती है वर्षा जल संचयन की। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। जल प्रकृति के सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। जल के महत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई और प्राचीन नगर नदियों के तट पर ही बसे। लेकिन विकास की अंधी दौड़ में हम प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन कर चुके हैं कि भूमिगत जल स्तर में कमी आई है। कृषि जगत में तो बिना पानी के खेती संभव ही नहीं है। ऐसे में जल संरक्षण का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण की बात करें तो यहाँ पानी के मुख्य स्रोत ग्लेशियर, नदियाँ, झीलें, सभी आकार की जलधाराएं, बारिश का पानी और झरने हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में कई तरीकों से पानी को इकट्ठा किया जा सकता है। सतह जल संग्रह कर बारिश के पानी को संरक्षित किया जा सकता है। सतह जल वो होता है जो बारिश के समय नीचे गिरकर जमीन के निचले भागों में बह जाता है। इस पानी को बड़े बड़े ड्रेनेज पाइप के जरिए कुओं और तालाबों में इकट्ठा किया जा सकता है। इसके अलावा छत पर गिरने वाले बरसात के पानी को ऊंचाई पर खुली टंकियां बनाकर उनमें एकत्रित किया जा सकता है। जमीन के अंदर भूमिगत टैंक बनाकर भी पानी को संरक्षित किया जा सकता है। इसमें बरसात के पानी को भूमिगत टैंकों में भेज दिया जाता है, जिससे भूमिगत जल का स्तर बढ़ जाता है। जल संरक्षण का ये तरीका काफी कारगर है, क्योंकि मिट्टी के अंदर का पानी आसानी से नहीं सूखता और लंबे समय तक पंप के जरिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इनके अलावा बरसात के पानी को तालाबों और छोटे पानी के स्रोतों में भी इकट्ठा कर पहाड़ों में जल संरक्षण किया जा सकता है। इस तरीके से जमा किए गए पानी को कृषि कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। खेती करते समय किसान अगर फसलों की सिंचाई के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करें जिसमें पानी की खपत कम से कम हो, इससे भी पानी को काफी हद तक बचाया जा सकता है। किसान टपक सिंचाई पद्धति, स्प्रिंकलर विधि और मटका विधि से फसलों में सिंचाई कर जल संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। जल के महत्व को सर्वोपरि रखते हुए देश में नया जल शक्ति मंत्रालय भी बनाया गया है। जल शक्ति मंत्रालय समन्वित और समग्र रूप से हमारे जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन की देखरेख करता है। तो आपने देखी अभी एक खास रिपोर्ट। आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और रुख कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञ का। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर सिंह, मॉनसून का समय है, बरसात हो रही है, काफी जगहों पर अगर हम बात करें तो बाढ़ की परिस्थितियां भी बनी हुई हैं। तो ऐसे में वर्षा जल संचयन कितना जरूरी हो जाता है, सबसे पहले तो आप इस पर ही बता दें। इसमें जैसे कि आपने कहा, मानसून में प्लेन्स में बाढ़ आ रही है और फिर पहाड़िया क्षेत्रों में जल संचय की आपने बात करी जी। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर जल का संरक्षण ठीक तरीके से हो, पहाड़ी क्षेत्र का मतलब है जो ऊपर के क्षेत्र हैं, जहाँ पे वर्षा होके पानी वहां से बहा के नीचे चला जाता है, मैदानी इलाकों में जाता है जी, मैदानी इलाकों में चला जाता है, और वो पानी इतनी ज्यादा मात्रा में चला जाता है कि वहां पे बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर इस पानी को हम संरक्षित करें पहाड़ी क्षेत्रों में या ऊपर के क्षेत्रों में, तो ये पानी हमारी मिट्टी के अंदर या फिर जो आपका भूजल है उसमें जाके मिलेगा और कुछ मिट्टी के अंदर जाके धीरे धीरे निकल के आएगा, और उससे आपकी बाढ़ का जो खतरा बनता है, जिससे कि बहुत सारा पानी एकदम से हमारी नदियों में आ जाता है, उससे भी बचा जा सकता है जी। और हमारी नदियों में जो पानी का बहाव है वो सूखे के टाइम पे भी बना रहेगा, और जब ज्यादा बारिश होगी उस टाइम पे उतना ज्यादा नहीं आएगा जिससे कि बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाए। तो ये दोनों चीजें आपकी सॉल्व हो सकती हैं
अगर आप पहाड़ीय क्षेत्र में जल का संरक्षण करें। जी, तो आपने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर जल का संरक्षण किया जाए तो मैदानी इलाकों में बाढ़ की परिस्थितियों से बचाव किया जा सकता है। ऐसे में जानना चाहेंगे किस तरह के तरीके अपना सकते हैं वर्षा जल संचयन के लिए, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में? इसमें कुछ तरीके तो बहुत ही पारंपरिक हैं हमारे, और बहुत ही पुराने समय से उनको अपनाया गया है। पहाड़ीय क्षेत्रों में खासकर से जहाँ पे कृषि भूमि है, वहाँ कृषि भूमि ढालू क्षेत्र होने की वजह से सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं, और सीढ़ी नुमा खेत बना के उन पे हम कृषि करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है पहाड़ीय क्षेत्रों में जल का संरक्षण करने के लिए और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए। मिट्टी का कटाव को कम करना भी बिल्कुल एक्चुअली उसी तरफ इंगित होता है कि हम जल का संरक्षण कर रहे हैं। जल का संरक्षण करना या मिट्टी का कटाव रोकना दोनों एक सी ही बातें हैं जी। अगर हम जल का संरक्षण कर रहे हैं तो मिट्टी का कटाव भी कम होगा, और पानी जो है, पानी को मिट्टी के अंदर घुसने का टाइम मिलेगा, जिससे वो धीरे धीरे मिट्टी के अंदर संरक्षित होता हुआ धीरे धीरे नीचे छोटे छोटे नालों में, स्प्रिंग्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में आएगा, और उससे जो है एक पेरेनियलिटी जिसको हम कहते हैं रिवर्स में बनी रहेगी, और उससे हमारी कृषि को भी लाभ होगा, मिट्टी का कटाव भी कम होगा, और पानी का संरक्षण जो होगा उससे हमारी मिट्टी में पानी की मात्रा, मॉइस्चर जिसको सॉइल मॉइस्चर के रूप में बोला जाता है, वो बना रहेगा। सीढ़ी नुमा खेत की मैंने बात एक बताई। उसके अलावा ढालू क्षेत्र जो है आपके, जहाँ पे आपका नेचुरल प्राकृतिक वेजिटेशन या आपके ट्रीज हैं, उनमें खंतियाँ बनाई जाएं। अगर उनमें खंतियाँ बनेगी तो पानी उनमें कुछ जाएगा और धीरे धीरे करके उसकी वेलोसिटी पानी की कम हो जाएगी, जिससे पानी का संरक्षण बनेगा। और उसके अलावा ऊपरी क्षेत्रों में, पहाड़ों के ऊपरी क्षेत्रों में खाल, चाल, नौलाज, इस तरह की पद्धतियां भी पारंपरिक रूप से उपलब्ध हैं, जो कि आज की डेट में काफी एक तरह से नेग्लेक्टेड हो गई हैं। तो उनको भी बढ़ावा देने की जरूरत है, जिससे कि पानी का संरक्षण बढ़ाया जा सके और हमारे मिट्टी में पानी का रिचार्ज बढ़े, उससे फिर हमारा ग्राउंड वाटर का रिचार्ज बढ़े, और जो हमारे स्प्रिंग्स आज की डेट पहाड़ी क्षेत्र में जो सूख रहे हैं, उनका जो है दोबारा से एक तरह से रिजेन्युएशन हो सके, वो दोबारा से एक तरह से जीवित हो सके, तो हमारा पानी का एक तरह से बरकरार पानी की उपलब्धता बरकरार रह सके पहाड़ी क्षेत्रों में और नीचे के क्षेत्रों में। तो ये कई तमाम तरीके हैं जिससे हमारे जो किसान हैं, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा का जल संरक्षित कर सकते हैं। तो ऐसे में आपसे मैं जानना चाहूँगी कि इनकी जानकारियाँ हमारे किसानों तक किस तरह से पहुँच रही हैं, और साथ ही अगर सरकारी मदद की बात की जाए तो किस तरह की मदद हमारे किसानों को मुहैया कराई जा रही है इस दिशा में? हमारे सरकार की तरफ से खासकर से जो हमारे राज्य की सरकारें हैं, तो उन सब जगहों में, सभी ज़्यादातर जिलों में जो पहाड़ी जिले हैं खासकर से, उनमें सब में एक वाटरशेड मैनेजमेंट का प्रोग्राम चला हुआ है, बहुत पहले से चला हुआ है हमारे देश में। एक तो ये प्रोग्राम एक्चुअली जल संचय के लिए और जल संरक्षण के लिए, भूमि कटाव को रोकने के लिए, इन सब बातों को जो है किसानों की लिए मुहैया कराता है। जल संरक्षण के लिए या जो भी विधियां हो सकती हैं वाटरशेड मैनेजमेंट के थ्रू। दूसरा, एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, हमारा कृषि विभाग है सभी राज्यों में, तो उनमें भी हमारे जो कृषि अधिकारी हैं वो जल संरक्षण और भूमि कटाव को रोकने के तरीके उनको एक्चुअली बताए हुए हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास में, वो किसानों को मुहैया कराते हैं। उसके अलावा जैसे कि हम लोग ICAR को बिलोंग करते हैं, तो डायरेक्ट भी हम लोगों का डिमॉन्स्ट्रेशंस के रूप में किसानों के फील्ड्स पे हम लोग भी अपने डिमॉन्स्ट्रेशंस करते हैं कि किस तरह से जल संरक्षण के उपाय अपनाए जा सकते हैं, और उनसे किसान लोग अपना फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी पैदावार को भी अच्छी तरीके से, अपनी जो फसलों की पैदावार है उसको भी अच्छे से बढ़ा सकते हैं।
तो हम कह सकते हैं हर स्तर पर हमारे किसानों को जागरूक करने की मुहिम चली हुई है, न केवल संस्थान में ही बल्कि किसानों के खेत में जाकर भी उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है और हमारे किसान भी इसमें अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, मददगार साबित हो रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की हम बात करते हैं डॉक्टर सिंह, तो वहाँ पर ज़्यादातर देखा जाता है कि बागवानी फसलों का चलन है, वहाँ पर किसानों का रुझान बागवानी फसलों की ओर है। तो ऐसे में बागवानी फसलें बरसात के पानी से प्रभावित ना हो, वो सुरक्षित बनी रहें, ऐसे में किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं? बागवानी फसलों में खासकर से आप अगर हिमाचल, जम्मू कश्मीर की बात देखें तो वहाँ पे आपका हॉर्टिकल्चर का बहुत अच्छा एक्चुअली डेवलपमेंट हुआ है पिछले सालों में। और पहाड़ीय क्षेत्रों में ज़्यादा पानी तो रुक नहीं पाता है, तो वहाँ पे पानी ज़्यादा होके इकट्ठा होके फसलों को नुकसान हो जाए तो वो स्थिति तो पैदा नहीं होती है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि मिट्टी का कटाव हो जाता है। ज़्यादा बारिश अगर हो गई तो मिट्टी का कटाव ज़्यादा अगर हो गया तो उससे हमारी फसलों को नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों को सबको ये बात कही जाती है मानसून शुरू होने से पहले कि अपने खेतों की मेड़बंदियाँ, अपनी खंतियों की सफाई, अपने जो छोटे मोटे उनके सॉइल कंजर्वेशन के या जल संरक्षण के आपके स्ट्रक्चर हैं या आपके छोटे मोटे टैंक्स, तालाब हैं, उनकी सफाई, उनकी मेड़बंदियाँ, ये सारी चीज़ें मानसून से पहले कर दें तो इन सब चीज़ों से बचाव हो सकता है। और हमारी बागवानी जो फसलें हैं उनमें अगर मिट्टी का कटाव होने का चांसेस हैं तो उनमें अपनी खंतियों को ठीक करें, उनके थाले जो बने हुए हैं उनको ठीक कर लें तो जिससे कि मिट्टी का कटाव कम हो और जल संरक्षण भी हो सके और हमारी बागवानी फसलों को नुकसान ना हो। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जो किसानों को करना होता है हर मानसून के पहले। और इसके अलावा बागवानी फसलों में केवल आपकी हॉर्टिकल्चर की फसलें ही नहीं आती हैं, इसके अलावा जैसे सब्जियां हैं जी। और कुदरत ने पहाड़ों में इस तरह का वातावरण दिया है कि हम वहाँ बेमौसमी सब्जियां उगा सकते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं दिल्ली में टमाटर का रेट किस तरह से हाई पहुंचा हुआ है, ये सारा टमाटर हमारा मोस्टली पहाड़ी क्षेत्रों से आता है। तो किसान भाई बहुत अच्छा फायदा सब्जियों को उगा के भी कर सकते हैं, वो भी एक बागवानी और हॉर्टिकल्चर में ही आता है। और काफ़ी किसान लोग इसमें एक्चुअली जुड़े हुए हैं पहाड़ी क्षेत्रों में और बहुत गांव में खासकर से उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इवन आपके नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज हैं तो वहाँ पे ऑफ सीजन वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन करते हैं फार्मर्स और वो मैदानी क्षेत्रों को जाता है तो उससे बहुत अच्छा फायदा किसान भाई एक्चुअली करते हैं। तो जी, हमारे किसान फायदा तो उठा सकते हैं डॉक्टर सिंह, लेकिन अक्सर ये भी देखा गया है कि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्रों के युवा हैं वो पलायन कर रहे हैं और उनका जो हम कहें उनकी रुचि खेती बाड़ी के कार्य में नहीं है। ऐसे में उनके पलायन को रोका जा सके और अगर हम कोरोना काल की अभी बात करें, कोविड-19 के संकट काल की बात करें तो ऐसे में काफ़ी लोग वापस भी गए हैं, घर वापसी भी हुई है, गांव वापसी भी हुई है, ऐसे में युवाओं की और अन्य लोगों की भी। तो ऐसे में कृषि की ओर उनका रुझान बढ़ाया जा सके, इस पर क्या कार्य किया जा रहा है? तो इसके लिए मैं खुद भी एंगेज्ड हूँ इस कार्य में और एक उत्तराखंड का पौड़ी गढ़वाल जिला है, वहाँ पे मैं अभी एक अपना प्रोजेक्ट शुरू किया हूँ और वो खासकर से वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर है, जल संरक्षण के ऊपर ही है। तो यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारे स्प्रिंग्स हैं, छोटे छोटे स्प्रिंग्स हैं जो हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो इन स्प्रिंग्स को इकट्ठा करके अगर हम पानी की हार्वेस्टिंग करके कहीं इकट्ठा करके और उससे खेती करें तो हमें बहुत फायदा हो सकता है। खासकर से पहाड़ी क्षेत्रों में जो आपका इरिगेटेड एरिया है, जो सिंचाई वाला क्षेत्र है वो बहुत कम है और इसके कम होने की वजह से युवा वहाँ के खेती में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं कि रेनफेड में जो असिंचित क्षेत्रों में खेती की जाती है या कृषि की जाती है उनसे उनको उतना फायदा नहीं होता है, नहीं मिल पाता जी। नहीं होता है तो वो सीधा क्या करेंगे, नीचे की तरफ आपके शहरों में चले जाएंगे
वहां पे अपना कुछ छोटी मोटा रोजगार ढूंढ के उसको करेंगे। आज की स्थिति बिल्कुल अलग हो गई है, युवा वापस गांव की तरफ जा रहा है। जी। तो वहां पे वो तभी रह पाएगा जबकि वहां पे वो कुछ इस तरह की कृषि करे जो कि लाभप्रद हो। लाभप्रद कृषि आपकी तभी हो सकती है जब आपके पास सिंचाई का साधन हो। तो सिंचाई का साधन पहाड़ों में बढ़ाने की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और जो कि जल संचय, जल संरक्षण के द्वारा किया जा सकता है। तो क्या डॉक्टर सिंह हम कह सकते हैं कि हमारे युवा जो हैं, हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, वो आत्मनिर्भर बन सकते हैं अगर वो इन सभी चीजों को अपना लें तो? बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं। मैं इसका एक आपको जीता जागता उदाहरण एक देना चाहूंगा। पिछले 5 साल से पहले, 4 साल पहले एक हमने प्रोजेक्ट किया था त्यूनी के पास में है, हटाल और सैंज गांव में। वो वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर है, स्प्रिंग वाटर हार्वेस्टिंग है, उसमें किया गया है। और उसमें एक नई टेक्नोलॉजी हमने एक्चुअली वहां पे डिमोन्स्ट्रेट करी है, उसको बोलते हैं इंटर वाटरशेड वाटर ट्रांसफर। एक वाटरशेड से दूसरे वाटरशेड में पाइप के द्वारा पानी ले जाके हमने वहां पे एक डिमोन्स्ट्रेशन किया है। और आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 4-5 साल से वहां के किसान करीब करीब 6 करोड़ रुपए का टमाटो गोभी बेचते हैं हर साल। तो वहां पे एक तरह से इस तरह की आत्मनिर्भरता आ गई है कि वहां के सभी युवा वापस आके अपने गांव में बस गए हैं, और टमाटो और उसके अलावा गोभी, कैप्सिकम, मटर, इस तरह की खेती करके आजादपुर मंडी दिल्ली, देहरादून मंडी, उसमें वेजिटेबल्स को भेज के बहुत अच्छा मुनाफा कमा के अपने गांव में बसे हुए हैं और एक तरह से आत्मनिर्भर हैं। और ये जीता जाता एग्जाम्पल जो है दूसरे पहाड़ी क्षेत्र में भी इसको अपनाया जा सकता है, और इस पे काफ़ी काम हो रहा है, खासकर से उत्तराखंड गवर्नमेंट का जहाँ तक मुझे एक्चुअली याद है, तो यहाँ पे काफ़ी इसको महत्ता दी जा रही है कि किस तरह से सिंचाई के क्षेत्र को पहाड़ों में बढ़ाया जाए, जो कि करीब 10-12% ही है हमारा उत्तराखंड में। तो इसको अगर हम बढ़ा देंगे तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रिवोल्यूशन आ सकता है, खासकर से कि आत्मनिर्भर भारत की ओर काफ़ी युवा इसमें जुड़ सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं जो कि उनको बहुत फायदा दे सकती है। जी, साथ ही डॉक्टर डीवी सिंह, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमारे जो पहाड़ी क्षेत्रों के किसान हैं, जो वो वर्षा का जल संचयित कर लेते हैं, उसके बाद क्या वो आधुनिक तकनीकें जो हैं, पद्धतियां जो हैं सिंचाई की, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। यहाँ पे पहाड़ में जब आपके पास एक्चुअली हम लोग बिल्कुल गलत सोचते हैं, पहाड़ में पानी की कमी नहीं है जी। यहाँ पे तरह की दुविधा है कि पानी आपके पास भरपूर है फिर भी कमी है, एकत्रित नहीं हो पाता है, जिस वजह से हम भरपूर उसका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं। उसका इस्तेमाल हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आधुनिक तकनीक अवेलेबल है, उसमें बहुत सारी सिंचाई की, जैसे स्प्रिंकलर है, माइक्रो इरिगेशन है, उनको अपना के हम अपना इरिगेशन का जो एरिया है, जो हमारा सिंचित क्षेत्र है, उसको बढ़ा सकते हैं और ज्यादा क्षेत्र में हम कृषि कर सकते हैं, कम पानी की अगर हमारे पास मात्रा है। उसके अलावा यहाँ पे अभी जो हमारा अनटैप्ड स्प्रिंग्स हैं, अनटैप्ड पेरिनियल फ्लो हैं पहाड़ में, उनको टैप करने की जरूरत है, उसका स्टोरेज बढ़ाने की जरूरत है। अगर वो हम कर लें और साथ साथ आधुनिक जो तकनीक है हमारी स्प्रिंकलर की या माइक्रो इरिगेशन की या जल संरक्षण के दूसरे तरीके उनके साथ अगर अपनाए जाएं, तो इनसे बहुत फायदा हो सकता है और हमारा जो पहाड़ है एक तरह से दोबारा से एक्चुअली वहाँ पे माइग्रेशन बिल्कुल रुक सकता है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि रिवर्स माइग्रेशन वहाँ हो जाएगा और एक तरह से खुशहाली यहाँ आ जाएगी। और हमारे पहाड़ी क्षेत्र के जो किसान हैं, जो युवा हैं, वो भी आत्मनिर्भर हो पाएंगे, लेकिन ज़रूरी है कि उन्हें इन तमाम बातों की जानकारी हो और वो इन सब से लाभ ज़रूर लें। वर्षा का जल संचयित कर रहे हैं हमारे किसान, लेकिन उनका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इसके चलते असिंचित क्षेत्र हो रहे हैं और खेती बाड़ी के कार्य नहीं किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप हमारे किसानों को क्या सलाह देना चाहेंगे डॉक्टर सिंह कि किस तरह से हमारे किसान वर्षा का जल संचयन करके अच्छी खेतीबाड़ी कर सकते हैं और आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं? मेरा सबसे पहला सुझाव सभी किसान भाइयों को, खासकर से जो पहाड़ी क्षेत्रों में हैं, अपने गांव के आसपास जितना भी एरिया है
जहाँ पे प्राकृतिक वेजिटेशन है, प्राकृतिक संपदा के रूप में वन है, झाड़ियां हैं, ग्रास हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका संरक्षण सबसे पहले करें। अगर उनका संरक्षण हो गया तो वर्षा के जल का संरक्षण भी हो जाएगा। उसके बाद जो इस विधि से वर्षा का जल का जो संरक्षण होगा वो धीरे धीरे हमारे स्प्रिंग्स में, स्ट्रीम्स में आएगा और उसको हम इकट्ठा करके उसको, अगर मान लिया कहीं स्प्रिंग दूर दराज है, करीब 5 किलोमीटर पे है या 4 किलोमीटर है गांव से, तो वहां से के द्वारा उस पानी को लाके, ये एक बहुत ही सिंपल तरीके से लाया जा सकता है। HDP पाइप बहुत ही चीपर पाइप है, उसके द्वारा उस पानी को लाके एक कच्चे तालाब में इकट्ठा किया जा सकता है। कच्चे तालाब में खासकर से एक मटेरियल आता है जिसकी लाइनिंग की जाती है, उसको सिल्पोलिन या दूसरा मटेरियल कुछ यूज किया जा सकता है, उसकी लाइनिंग करके उसमें हम इकट्ठा कर लेते हैं और वहां से उसको अपने खेतों में जो है हम ग्रेविटी के द्वारा ही सिंचाई के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये टेक्निक जो है बहुत अच्छी टेक्निक है जिस किसानों को अपनाना चाहिए। सबसे पहले तो जल का संरक्षण होगा, उनके जो वन है, उनके आसपास का जो जंगल है, जो झाड़ियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनको नुकसान ना पहुंचाए। और जो वो ग्रेजिंग करते हैं, एक तरह से अनकंट्रोल ग्रेजिंग होती है पहाड़ में, अपने जानवरों को छोड़ देते हैं, तो वो जानवर अपनी मर्जी से आधे पेड़ खाता है, कुछ को नष्ट कर देता है, तो उस पर भी ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो अनकंट्रोल जो ग्रेजिंग हो रही है पहाड़िया क्षेत्रों में, उनको कंट्रोल करना, अपने वनीय क्षेत्र को बचाना। जो के सीढ़ीदार खेत हैं उनको उन्होंने खाली छोड़ के रखा हुआ है आज की डेट में, उनमें अगर वो कृषि कार्य दोबारा से शुरू करें, उनमें दोबारा से हल लगे, तो कुछ वर्षा का पानी मिट्टी के अंदर जाएगा, उससे भी जल का एक बहुत अच्छा संचय होगा। बहुत सारा अच्छा जो है एक तरह से संरक्षण का ये तरीका है जो हो पाएगा और दोबारा से एक्चुअली एक तरह से प्रॉस्पेरिटी आ सकती है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो ये कई बातें हैं जिन पे ध्यान देने की जरूरत है। पहले वनों का संरक्षण, वनों के संरक्षण के साथ साथ उनको नष्ट ना करना, कंट्रोल ग्रेजिंग करना, जो छोटे मोटे हमारे संरक्षण के, जल संरक्षण के जो हमारे उपाय हमने अपनाए हुए हैं उनको ठीक रखना, जिसमें खंतियां हो सकती हैं, छोटे मोटे चेक डैम्स हो सकते हैं नालों में, या फिर सीढ़ीनुमा खेत हो सकते हैं, उनको ठीक रखना। तो ये सारी बातें हैं और तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे पहाड़ी क्षेत्रों के जो किसान हैं, जो लोग हैं, वो वर्षा का जल संचयित कर सकते हैं और अपनी खेती बाड़ी को और भी ज्यादा उन्नत बना सकते हैं और मिट्टी के कटाव को भी काफी हद तक रोका जा सकता है। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आपने जान लिया कि पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो वर्षा का जल संरक्षण करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और किस तरह से आप इसे आसानी से कर सकते हैं और ना केवल अपनी खेती बाड़ी को उन्नत बना सकते हैं बल्कि पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने में भी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं और आत्मनिर्भर बनाने में तो ये काफी आपके लिए मददगार साबित होगा ही। तो बस आज के हमारे इस विचार विमर्श के अंक में इतना ही। अगले अंक में करेंगे आपसे मुलाकात, एक नए विषय पर करेंगे विचार विमर्श। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।